Good morning, children. Today we'll study class 8, Civics, chapter 4, Understanding Laws. You may be familiar with some of the laws, such as those that specify the age of marriage, the age at which a person can vote, and perhaps even the laws dealing with buying and selling of property. We know, we know now, we now know that the parliament is in charge of making laws. देखिए, आप बहुत सारे लॉज के बारे में आप भी फैमिलियर हैं कि कब हमें राइट एज होता है हमारा मैरिज का, कब व्हाट इज़ द राइट एज ऑफ व्हेन अ पर्सन कैन वोट, है ना। और इवन द लॉज अबाउट द डीलिंग एंड बाइंग ऑफ द प्रॉपर्टी, वी नो ऑल दिस लॉ। और तो हु मेक्स द लॉ, कौन बनाता है, हु मेक्स दिस लॉज? तो पार्लियामेंट मेक्स दिस लॉज। आपको पता है पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि पार्लियामेंट में किस तरीके से लॉ बनते हैं। क्लियर? सिमिलरली देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस रिगार्डिंग लॉ एंड वी कैन गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। इसमें बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कि लॉ कैसे बनते हैं, क्या है। तो उसी चीज़ को हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। फर्दर वी गेट डू लॉज अप्लाई टू ऑल, जो लॉ बन रहे हैं क्या वो सभी पे अप्लाई होते हैं, सभी लोगों पे, वेदर दे आर रिच और पुअर। हाउ डू न्यू लॉ कम आउट अबाउट, किस तरीके से नए जो लॉज होते हैं, न्यू लॉ होते हैं, वो कैसे बनते हैं, है ना। अबाउट अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉ वो हम पढ़ेंगे, और स्टोरी ऑफ रोज़ा पार्क, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। रोज़ा पार्क की स्टोरी आपने क्लास 7 में भी पढ़ी हुई है। ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे पॉइंट्स हम इस चैप्टर में फर्दर डील करने वाले हैं। क्लियर? तो सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं, डू लॉ अप्लाइज टू ऑल, क्या जो लॉ है वो सभी पे अप्लाई होता है। उसके लिए एक यहाँ पे सिचुएशन दिया गया है, अ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हेल्प हिज सन go into hiding because of his son has been given a 10-year jail sentence by a district court for a crime that he has committed. एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है जो क्या करता है, अपने बेटे को, उसके बेटे को उसने कोई क्राइम कमिट किया है और उसको 10 साल की सज़ा होती है। उसको बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसको 10 साल की सज़ा देते हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफिशियल क्या करता है, उसको छुपाने की कोशिश करता है, अपने बेटे को हाइड करता है। तो क्या आपके समझ में ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, क्या उसने ये जो एक्शन की लिया, ये क्या सही है? शुड हिज सन, क्या उसके उसके बेटे को इसलिए छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसके पापा जो है एक बहुत ही पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उनका बेटा जो भी क्राइम करेगा इसलिए छोड़ देना चाहिए उनका? तो क्या आपके लिए ठीक है? नहीं, ये गलत है। द एवव इज़ अ क्लियर द केस ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ, मतलब यहाँ पर दिख रहा है कि वायलेशन हो रहा है लॉ का, है ना, टूट रहा है कानून, है ना, उसका उल्लंघन हो रहा है, जो लॉ बना है उसका उल्लंघन हो रहा है। As you read in the Unit 1, members of the Constitution Assembly were agreed that there should be no arbitrary exercise of power in independent India. They therefore instituted several provisions, the constitutions that would establish the rule of law. देखिए, रूल ऑफ लॉ एंड रूल बाय लॉ। रूल ऑफ लॉ मीन्स क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है उसके अनुसार काम करना। एंड रूल बाय लॉ मीन्स आप मेरा का मन कर रहा है कि अभी जो इस रोड से जो जा रहा है जिसने रेड कलर की टी शर्ट्स पहनी है मैं उसको पनिश करूँगी, तो ये लॉ नहीं होता है ना। मतलब जो मन करेगा मैं उसको लॉ बना दूँगी, वैसा नहीं। रूल बाय लॉ वही कहता है कि जैसा मन कर रहा है लॉ बना दो और काम करो, वैसा नहीं। रूल ऑफ लॉ क्या होता है, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, उस जो कानून कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया है उसके अनुसार काम करना, दैट इज़ नोन एज रूल ऑफ लॉ। क्लियर? तो रूल ऑफ लॉ में क्या कहता है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस वाज दैट ऑल पर्सन इन द इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर द। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या लिखा है, जो भी पर्सन है इंडिपेंडेंट इंडिया में आर ऑल इक्वल बिफोर द लॉ, सभी कानून की नज़रों में बराबर है, ऑल इक्वल बिफोर द लॉ। द लॉ कैनॉट डिस्क्रिमिनेट, जो लॉ है वो किसी को के प्रति भेदभाव नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी रिलीजन को, किसी भी कास्ट को मानता हो और या किसी भी जेंडर का हो, तो उस पर भेदभाव नहीं होगा। व्हाट द रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ मीन्स
इज़ दैट ऑल रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? और इज़ ऑल दैट लॉज अप्लाइज इक्वली टू ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। जो कानून है वो सभी सिटीजन्स पे बराबर लागू होता है। ऑफिशियल्स, और चाहे वो नीदर अ गवर्नमेंट, चाहे वो neither government official nor a wealthy person nor even the president of the country is above the law। क्या कहता है कि चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, चाहे वो वेल्दी पर्सन हो, बहुत रिच पर्सन हो, चाहे वो प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, कोई भी जो हमारे कानून है उससे ऊपर नहीं है। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। ओके। एनी क्राइम और वायलेंस जो हो रहा है, वायलेंस यदि कोई क्राइम हो रहा है, लॉ का उल्लंघन हो रहा है उसके लिए क्या है? पनिशमेंट है। एज वेल एज अ प्रोसेस थ्रू विच द गिल्ट ऑफ अ पर्सन हैज़ टू बी इस्टेब्लिश। और ये भी है कि गिल्ट जो पर्सन, उसका जुर्म को साबित करना है ना, गिल्टी पर्सन है जो मुजरिम है उसका को साबित करना, उसको पनिशमेंट है यहाँ पे। इस्टेब्लिश बट वाज, क्या ऑलवेज लाइक दिस? बट क्या हमेशा से ऐसा ही था क्या? ऐसा ही था क्या? एशियन टाइम में भी ऐसा ही चल रहा था क्या? इन एशियंट इंडियन क्या था कि क्या सिचुएशन इज़ द सिचुएशन इज़ सेम सिंस एशियन टाइम ऑल्सो। क्या हम बोल सकते हैं इस चीज़ को कि एशियन टाइम में भी सिचुएशन ऐसे ही थी? इन एशियन टाइम इंडिया देयर वेयर द इन्यूमरेबल एंड द ओवरलैपिंग लॉस। इंडिया में जो एशियन टाइम्स था उस समय एक ऐसा सिचुएशन था, बहुत सारे इन्यूमरेबल और ओवरलैपिंग, बहुत सारे कानून थे, बहुत सारे ओवरलैपिंग हो रहे थे। जैसे क्योंकि इंडिया में आपको पता है कि हर जगह अलग अलग राजा लोग राज्य वगैरह करते थे, तो हर राजा का क्या अपना खुद का कानून होता था, तो वो अपने हिसाब से वहाँ के राज्य को चलाता था। आपने जैसे आपने बाहुबली देखी होगी, उसमें देव माता कहती है ना कि मेरा वचन ही मेरा शासन है, मतलब जो उसने कह दिया तो वही रूल है। तो वैसा नहीं है ना, तो वो एशियन टाइम में इसी टाइप का चलता था, जो राजा लोग बोलते थे और ये वही रूल बन जाता था। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं होता है ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही क्या है? हमारा शासन है, उसका वचन ही हमारा शासन है, बोलना चाहिए। वचन जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है दैट इज़, है ना। तो इससे क्या होता था कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट प्रॉब्लम होती थी इससे। जो ये सिचुएशन था, ओवरलैपिंग होना, बहुत सारे लॉज होना, इसकी वजह से क्या होता था? क्रिएट प्रॉब्लम क्रिएट करता था। तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता था? इसकी वजह से जब प्रॉब्लम क्रिएट होती थी तो इसको क्या सोचा कि तो ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड द सिस्टम ऑफ लॉ बिगेन टू इवॉल्व। अब ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड मीन्स, आपको पता है कॉलोनियल पीरियड मीन्स जो ब्रिटिश शासन, जब अंग्रेज जो हमारे राज करने लग गए उस समय इस दौर को कहा गया कॉलोनियल टाइम। तो ये टाइम जो था इसमें जब ये इस तरह का ओवरलैपिंग देखा, लॉस है, बहुत सारे लॉस हैं, तो इस प्रॉब्लम्स को बचने के लिए जो यहाँ कॉलोनियल सिस्टम टाइम पे पीरियड पे क्या बनने लगा? लॉ बनना शुरुआत हुआ, धीरे धीरे लॉ बनना शुरू हुआ, ठीक है, इवॉल्व होना लगा। ब्रिटिश colonialism आर क्रेडिटेड फॉर इंट्रोड्यूसिंग रूल इन इंडिया। कॉलोनियल पीरियड जो है उसी समय उसको ये क्रेडिट मिलता है कि उन्होंने क्या किया है, ये जो रूल ऑफ लॉ है उन्होंने क्रिएट किया है। ये बिलीव माना जाता है कि जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म है उन्होंने ही यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है क्या? लॉ, रूल ऑफ लॉ उन्होंने ही इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन बहुत सारे जो हिस्टोरियंस हैं वो इसके क्या है अगेंस्ट में थे। हिस्टोरियंस हैव डिस्ट्रीब्यूटेड दिस क्लेम ऑन सेवरल ग्राउंड्स। उन्होंने बहुत सारे ग्राउंड्स दिए, सेवरल ग्राउंड्स पे उन्होंने इस चीज़ को नहीं माना कि जो ब्रिटिश हैं वो ही हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ लेकर आए हैं। क्यों? तो फर्स्टली वो कहते हैं कि जो ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि जो द कॉलोनियल रूल जो है वो वाज आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी मीन्स एक तरफ़ा लॉ होता है, उसका जो कानून है वो एक तरफ़ा है, मीन्स वो अपने ब्रिटिश फेवर के ही लिए ही कानून बनाते हैं, बाकी लोगों के लिए नहीं होता है। जैसे कि आर्बिट्ररी मतलब उनके जो लॉ बनते हैं वो ऐसे लॉ होते हैं, जैसे आप मान लीजिए इक्वलिटी, हमारा जो बेसिक चीज़ें हैं इक्वालिटी, फ्रीडम, इसका भी वायलेशन होता है वहाँ पे। तो जो ब्रिटिशर्स लॉ बनाते हैं वो अपने फ़ायदे के लिए ही लॉ बनाते थे।
तो सबका हिस्टोरियंस का कहना है कि जो इसलिए कि जो फर्स्ट दैट कॉलोनियल लॉज वेर आर्बिट्री कि एक तरफा लॉ होता है। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल और है कि सेडिटेशन लॉ जो है उसमें इस लॉ में क्या होता है कि मतलब जैसे एक्ट है एक, ये देखिए यहाँ पे इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ये one example of the arbitraries and the continued to exist a part of the British law is the Sedition Act 1870 है ना। ये कब बना ये भी आपको पता होना चाहिए, 1870। इसमें क्या है कि यदि आप ये जो एक्ट है ये क्या कहता है कि यदि आप अपने देश के या नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि आप टेररिज्म में हैं, तो आपके में सेडिटेशन एक्ट लागू होगा आपके लिए। लेकिन ब्रिटिश का क्या कहना था, यदि आपने गवर्नमेंट को उस समय यदि आपने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ भी किया है ना, तो भी आपके अगेंस्ट में क्या होगा, आपको देखिए यहाँ पर लिखा है पर्सन प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड बी अरेस्टेड विदाउट ड्यू ट्रायल। बिना बोले ही क्या किया जाएगा, उसको क्या किया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, ऐसा था कानून, ऐसा बोलते थे। मतलब यदि आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ भी करोगे तो भी हो जाएगा। लेकिन आजकल ऐसा होता है कि यदि हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में सुना जाता है ना, आपको सुनते हैं कि क्या बात है, क्यों हमें पब्लिक अपोज कर रही है। लेकिन यहाँ तो सीधे सज़ा मिलती थी, तो इसलिए वो कहते हैं कि ये क्या है, एक तरफा है, आर्बिट्ररी है। तो इसके लिए एक यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया हुआ है जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में, तो आप इसको स्टडी करिएगा कि रोलेक्ट एक्ट को किस तरीके से ये भी आर्बिट्ररीज था कि उनका कानून जो उन्होंने बनाया था। तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। उसमें से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि जलियांवाला मैसेकर कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में, है ना। तो ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, एक बार रीड आउट कीजिएगा इसको। अब ये जब ये तो इससे क्या हुआ कि देखिए, तो इससे ये पता चल रहा है कि जो ब्रिटिश जो लॉ बनाते थे, हिस्टोरियंस का वही कहना है कि वो आर्बिट्ररी था, कि वो एक तरफा लॉ बनाते थे। और सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट ये है उनका कि दैट द इंडियन नेशनलिस्ट, ये देखिए ये सेकंड पॉइंट क्या है, द इंडियन नेशनलिस्ट प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल। जो इंडियन नेशनलिस्ट है प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द लीगल स्फीयर इन द ब्रिटिश इंडिया। जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स थे, नेशनलिस्ट थे, उन्होंने भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है किसमें, लॉ बनाने वगैरह में। ठीक है, तो रोल ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट इन लॉ मेकिंग। अब हम देखेंगे किस तरीके से जो हमारे इंडियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने लॉ मेकिंग में किस तरीके से काम किया है, उनका रोल क्या था। द इंडियन लीगल प्रोफेशंस also began emerging and demanding respect in the colonial code। हमारे जो लीगल प्रोफेशंस थे, जो कानून को जानते थे, अब उन्होंने भी क्या किया, शुरू किया अब डिमांड करना कि हमें भी जो कॉलोनियल कोड है उसमें हमें रेस्पेक्ट और हमें उसमें जगह मिलनी चाहिए। ये उन्होंने डिमांड करना शुरू किया। जैसे हमारे कौन थे, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भीमराव अम्बेडकर जी, उन्होंने ये सब आवाज़ उठाई है ना कि हमें भी कॉलोनियल गवर्नमेंट में क्या होना चाहिए, कॉलोनियल कोर्ट में जगह मिलनी, रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, डिमांडेड, है ना। उन्होंने डिमांड किया और दे बिगेन टू यूज़ द लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट्स ऑफ इंडिया। अब उन लोग चाहते थे कि जो इंडियंस के जो लॉ हो उसको यूज़ करके अपने जो हम इंडियंस के लीगल राइट्स हैं उसको वो प्रोटेस्ट करें, उसको वो डिफेंड करें। क्लियर, उसको वो डिफेंड करें। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया प्लेड, देयरफॉर वी कैन से दैट इंडिया प्लेड अ मेजर रोल इन द इवोल्यूशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। तो हम इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो इंडियन हमारे नेशनलिस्ट थे उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। तो हम क्या लॉ बनाने में बहुत इनका भी बहुत बड़ा काम था कॉलोनियल पीरियड में रूल ऑफ लॉ बनाने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं फाइनली द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व एज द फाउंडेशन ऑन विच अवर रिप्रेजेंटेटिव बिगेन मेकिंग लॉ।
अब जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, जो फाइनली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक ऐसा फाउंडेशन है जिस पर क्या है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है बिगिन टू मेकिंग लॉ, और उसी के हिसाब से वो लॉ बनाते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड नहीं, मतलब फ्लेक्सिबल है, हमारा वो फ्लेक्सिबल है। आप उसमें कुछ भी कभी भी कुछ भी यदि लगता है कि लोगों के फेवर के लिए कुछ चेंजेस करने हैं, तो उसमें चेंजेस भी आता है, फ्लेक्सिबल है। तो एक लॉ था हमारा, इज़ द इवोल्यूशन टेक प्लेस, उसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं, इवोल्यूशन होता है, बिल्कुल होता है। एक पहले था कि हिंदू एक्ट था, उसमें चेंजेस आए, जैसे उसका नाम पड़ा हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। इससे पहले इस 2005 में, इससे पहले क्या होता था, जो पिताजी की प्रॉपर्टी वगैरह रहती थी उसमें उनकी पत्नी को और बेटियों को हिस्सा नहीं मिलता था। सिर्फ पिताजी की प्रॉपर्टी में किसका हिस्सा रहता था, बेटे का हिस्सा रहता था। इवन उनकी पत्नी को और बेटियों को हिस्सा नहीं मिलता था। तो फिर बाद में ये हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट मीन्स संशोधन हुआ, इस कानून में संशोधन हुआ। तो अमेंडमेंट एक्ट आया 2005, जिसके हिसाब से बेटियों को और पत्नी को भी उसमें हिस्सा मिलने लगा। ठीक है, तो हमारे कानून में क्या है, संशोधन भी होता है, अमेंडमेंट भी होता है। क्लियर। अब हम देखते हैं हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट। ये जो नए लॉ बनते हैं, वो कानून जो बनते हैं, वो आते कैसे हैं, हाउ। वी नो दैट पार्लियामेंट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉ। हम ये जानते हैं कि जो पार्लियामेंट है वो बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लॉ बनाने में, लॉ मेकिंग में। आप बोलोगे कैसे, तो आप बोलोगे हाँ, हमने तो पिछले चैप्टर में भी पढ़ के आए थे भाई कि बिल पास हो जाएगा, फिर वो साइन हो जाएगा, प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा, तो फिर सब कुछ क्लियर, कानून पास हो जाता है। लेकिन ये आइडिया आता कहाँ से है, बट हाउ द पार्लियामेंट गेट टू नो दैट विच लॉ इज़ रिक्वायर्ड टू बी मेड। बिल तो पास हो जा रहा है तो कानून बन जाता है, लेकिन उनके पास ये आइडिया आता कहाँ से है कि कौन से लॉ बनाने चाहिए, है ना। तो ये कैसे आइडिया आते हैं, देखिए उनके पास ये आइडिया आया कहाँ से। तो पहला पॉइंट है, देयर आर मेनी वे थ्रू विच दिस टेक प्लेस। ये बहुत कुछ है, बहुत से आइडियाज़ हैं जिसे ये लॉ मेकिंग कहाँ कैसे बनाएं लॉ, ये आइडिया कैसे आ रहा है, देखते हैं। सबसे पहला, इशू रेज्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी। यदि कुछ डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी कुछ इश्यूज़ को क्या करती है, रेज़ करती हैं, कुछ इश्यूज़ को रेज़ करती हैं, तब पता चलता है ना, कि हमको जैसे ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल जाति के लोग हैं, तो यदि उनके खिलाफ कुछ कानून बोले और उन लोग ने अपनी आवाज़ उठाई, तो अब सरकार को पता चलेगा, उधर पता चलेगा कि हमको नहीं, इनके फेवर में या इनके किस तरीके से हमको इनके लिए भी काम करना है। तो इशू रेज्ड बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी, जो ग्रुप ऑफ सोसाइटीज़ जो हैं हमारे यहाँ पे रहते हैं, वो आवाज़ उठाते हैं, तब पता चलता है कि हाँ, इनके लिए भी हमको इस तरीके का लॉ बनाना चाहिए। प्रोटेस्ट कभी है, यदि मान लीजिए सरकार क्या कर रही है, अब जंगल काट के क्या कर रही है, बोल रही है हम यहाँ मेट्रो लगाएंगे, हो सकता है लोग इसका प्रोटेस्ट करें कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो प्रोटेस्ट से भी पता चलता है, फिर क्या प्रोटेस्ट होगा, तो फिर सरकार को लगेगा कि नहीं, अभी हमको यहाँ जंगल काट के मेट्रो नहीं बनाना है ना, तो प्रोटेस्ट से पता चलता है। और वॉइस ऑफ द सिटीजन्स, जनता की आवाज़, आम जनता की आवाज़, दैट इज़ अ वॉइस ऑफ पीपल, सिटीजन्स, तो इससे भी सरकार को पता चलता है। अब टैक्स, मान लो सरकार जो है वो टैक्स बढ़ाती जा रही है, तो अब जो अपने आम सिटीजन्स हैं वो वॉइस रेज करेगी कि नहीं, टैक्स मत बढ़ाइए करके। तो वॉइस ऑफ सिटीजन्स, ये जो कुछ कारण है जिसके कारण से हम बोल सकते हैं कि आइडिया आता है कि कैसे कानून बने। क्लियर। और होता है रोल ऑफ टीवी रिपोर्टर्स, न्यूज़पेपर और एडिटोरियल्स और जर्नलिस्ट। और जो ये हमारे जो टीवी रिपोर्टर्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, जर्नलिस्ट हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये किसी भी मुद्दे को लोगों के सामने तक और आम लोगों की बात को भी सरकार तक पहुंचा सकते हैं, है ना। तो ये जो रोल और टीवी रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट है और ये न्यूज़पेपर जो है, इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, तो अब देखा कि कानून तो वो बना रहे हैं, लेकिन आइडिया कहाँ से आ रहा था सब, ये जो पॉइंट्स मैंने बोले कि
issue raised by the group of different societies, protest, वॉइस ऑफ सिटीजन्स, ये सब जो है इससे पता चलता है, ये मेन वेज हैं जिससे कि पता चलता है कि पार्लियामेंट को कि क्या हम लोग को लॉ, विच लॉ इज़ रिक्वायर्ड, कौन से कानून बनाने हैं, विच लॉ इज़ रिक्वायर्ड। क्लियर। तो अब हम इसको एक यहाँ देखिए, एक हम यहाँ पे एक let us understand how issues of the domestic violence was brought into the attention of the parliament and the process adopted for this issue was became the law। किस तरीके, अब हम देख रहे हैं कि एक एग्जांपल के तौर पे देखेंगे कि किस तरीके से एक डोमेस्टिक वायलेंस का जो इशू था उसको एक अटेंशन मिला, कैसे उसको पार्लियामेंट तक पहुंचाया गया और फिर उसको अडॉप्ट किया गया और लास्ट में वो एक कानून बना। तो ये कैसे हुआ मुमकिन, इसको हम एक कहानी के आपके में बुक में कहानी दी हुई है, इसके थ्रू से इसको समझते हैं। देखिएगा यहाँ, साजिया डिड यू रीड टुडेज न्यूज़पेपर, इजंट इट इट्स अ ग्रेट डे फॉर वुमेन। अभी एक महिला बोली, साजिया तुमने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा, आज का दिन तो औरतों के लिए बहुत अच्छा दिन है। नॉट जस्ट वुमेन, वायलेंस फ्री होम्स विल बेनिफिट्स एवरीवन। बोलती नहीं, सिर्फ औरतों के लिए नहीं, लेकिन जो वायलेंस फ्री होम हो जाएगा, मतलब घर में जो घरेलू हिंसा, वायलेंस मीन्स हिंसा, तो वायलेंस फ्री यदि होम हो जाएगा तो ये सभी के लिए बेनिफिट हो जाएगा। कुसुम, इट्स टेकन सच अ लॉन्ग टाइम टू गेट दिस लॉ पास। कितना समय लग गया बोलते हैं कि इस कानून को पास होने में। इनफैक्ट इट बिगैन विथ इस्टेब्लिशिंग द नीड फॉर द न्यू लॉ। तो अब ये नया रूल लॉ के लिए टाइम आया, तो क्या बोल रहे हैं देखिए लोग, कुसुम एंड साजिया वर्क फॉर द वुमेंस ऑर्गेनाइजेशन। कुसुम और साजिया जो थे वो वुमेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते थे। दे रिमेंबर द जर्नी ऑफ हाउ द प्रोटेक्शन, उन लोग अब ये याद कर रहे हैं कि किस तरीके से जो ये जर्नी थी, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट गॉट पास। किस तरीके से ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास हुआ, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड फ्रॉम, क्या कौन सा एक्ट था ये, लॉ था ये, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट गॉट पास। किस तरीके से ये एक्ट जो था, कानून था, ये पास हुआ, ये इनको ये याद कर रही हैं अब ये 1991 में की बात है ये। और टिपिकल डे ऑफ देयर ऑफिस, उनके ऑफिस के दिनों की बात है, ये बातें कर रही हैं आपस में। आई नीड, कुछ औरतें हैं देखिए आपस में बातें कर रही हैं। आई नीड एडवाइस, माई हस्बैंड बीट्स मी अप एंड आई हैवंट टोल्ड एवरीवन सो फार। I feel so ashamed, I can't go on like this anymore, but I have nowhere to go। मुझे कि मैं एक एडवाइस चाहती हूँ, मेरी औरत कह रही है कि मेरे पति जो है मुझे मारता है और मुझे बहुत शर्म आती है सबको ये बताने में, और मैं कहीं और जा नहीं सकती हूँ, है ना। बट आई हैव नो वेयर टू गो, लेकिन आई कांट गो ऑन लाइक दिस, मैं और इस तरीके से मतलब मार खा खा के रह नहीं सकती, पर मेरे पास कोई जगह ही नहीं है जाने के लिए, वो कहती है। अब दूसरी औरत बताती है, आई एम बीइंग इल ट्रीटेड बाई माई सन एंड डॉटर इन लॉ, दे वर्बली अब्यूज मी, आई हैव नो एसेस टू, देखिए एसेस टू माई बैंक अकाउंट्स, दे मे इवन थ्रो मी आउट। अब वो एक दूसरी औरत कहती है कि मेरे जो बेटा और बहू है वो मुझे मारते तो नहीं है, पर वर्बली अब्यूज़ करते हैं, गाली देते हैं, और मैं अपने बैंक अकाउंट का जो अकाउंट है उसको भी खुद एक्सेस नहीं कर सकती हूँ, और दे में इवन थ्रो मी आउट, वो लोग मुझे कभी भी घर से निकाल सकते हैं। वो देखो ये बता रही है। अब देखिए, आई डो नॉट वॉन्ट टू गो टू द पुलिस, आई जस्ट वॉन्ट टू स्टॉप द वायलेंस। वो कहती है मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये वायलेंस जो है वो ख़त्म हो जाए। आई जस्ट, एक फिर दूसरी महिला क्या बोल रही है, आई जस्ट डोंट वांट टू बी थ्रोन आउट ऑफ द हाउस आई एम लिविंग इन। वो बोलती है कि मैं अपने जहाँ मैं घर में रहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मुझे वहाँ से उस घर से कोई निकाल दे। अब यहाँ पर एक लेडीज़ और है, देखिए, अनफॉर्चुनेटली द एग्जिस्टिंग लॉ इज़ अ क्राइम वन एंड डज नॉट ऑफेंस दिस ऑप्शंस, अब ऑफ़र दिस ऑप्शंस। अब वो क्या कह रही हैं कि
कि अभी मीन्स आप कौन सा ईयर का पढ़ रहे हैं, आप 1991 की बात है ये। तो वो कह रही है कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर उस समय ऐसा कोई कानून नहीं है। ये कानून तो है कि लोगों को पनिश है, कोई वायलेंस हो रहा है, क्राइम हो रहा है, क्रिमिनल का, तो उसको पनिशमेंट मिलती है। लेकिन इस तरीके के वायलेंस जो घर में हो रहे हैं, मारपीट हो रही है, तो सरकार भी कुछ नहीं करती थी। वो कहती थी ये आपका घरेलू मामला है। तो उस समय ऐसा कोई रूल्स और कानून उनके लिए नहीं था। अब देखिए, throughout the 1990s the need for a new law was raised in the different forum। अब ये जो मतलब पूरे 1990s में क्या हुआ कि आवाज़ उठाई गई कि ताकि न्यू लॉ को पास कराने के लिए, न्यू लॉ बनाने के लिए बोला जा रहा था। अब उस समय लोगों की पब्लिक हियरिंग, लोग मीटिंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं आपस में। We have heard testimonies of the several women. We have seen that the women want protections against being beaten, right to continue living in the shared households and even the temporary relief. We need a new civil law to। अब ये मांग शुरू हो गई बहुत से कानूनों की, कि लोगों ने और बताया कि हमने बहुत से औरतों से सुना कि वो प्रोटेक्शन चाहती हैं, कि जिस घर में वो अपने जो उनके साथ जो मारा जा रहा है उसके अगेंस्ट में वो प्रोटेक्शन चाहती हैं अपना, और लिविंग, और जो अपने घर में जिसमें रहती हैं उनमें उनका शेयर भी होना, शेयर्ड हाउस होल्ड एंड ऑफन टेम्प्रेरी रिलीफ, और उनको उनके घर में रहने दिया जाए, उनको टेम्प्रेरी रिलीफ। वी नीड, उसके लिए हमको क्या चाहिए, एक सिविल लॉ चाहिए टू एड्रेस दिस इश्यूज़। हम लोग को एक लॉ बनाना होगा, कह रही थी वो, है ना, मांग कर रही थी। तो एक लॉ पास होता है। देखिए 1999 में क्या हुआ, लॉयर कलेक्टिव, ग्रुप ऑफ लॉयर कलेक्टिव मीन्स ग्रुप ऑफ लॉयर थे 1999 में। ए लॉ स्टूडेंट्स एंड एक्टिविटीज़ आफ्टर द नेशन वाइड कंसल्टेशन टुक द लीड इन द ड्राफ्टिंग द डोमेस्टिक। अब देखो बहुत सारी बातचीत के बाद, इतना सारे बातचीत हुए, पब्लिक हियरिंग हुई, उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया है कि मतलब एक बिल तैयार कर रहे थे। अब एक बिल मीन्स आपको बताते हैं, बिल और लॉ मीन्स डिफरेंस क्या है, कि बिल होता है एक कच्चा चिट्ठा, जो लॉ पास नहीं होता है, पहले जब उसको अप्रूवल के लिए बनाया जाता है और उसके बाद उसमें अप्रूवल आ जाता है तो उसको हम लॉ कह देते हैं। लेकिन जब तक वो उसमें कोई अप्रूवल नहीं होता, कुछ नहीं, आप उसको हम कहते हैं लॉ, उसको कच्चा चिट्ठा बोलते हैं, बिल, है ना। तो उसमें लीड ड्राफ्टिंग द डोमेस्टिक वायलेंस, उसका किसका, देखो, डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन, इसमें ड्राफ्ट किया गया बिल को। दिस ड्राफ्ट बिल वाज वाइडली सर्कुलेट, और इस बिल को बहुत जगह सर्कुलेट किया गया। द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस शुड इंक्लूड, डोमेस्टिक वायलेंस में सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि औरतों को मारा पीटा जा रहा है, बल्कि इसमें ये इंक्लूड होना चाहिए कि कोई उनको फिज़िकली, इकोनॉमिकली, जैसे उनको पैसा नहीं दिया जा रहा था तो पैसा के लिए, सेक्सुअली कोई अब्यूज़ कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, वर्बली भी कोई अब्यूज़ कर रहा है, या इमोशनली कोई उनको अब्यूज़ कर रहा है, तो इसके प्रति भी, और ये भी सब चीज़ें डोमेस्टिक वायलेंस में आनी चाहिए। द लॉ शुड कवर एनी वुमेन लिविंग विद इन अ शेयर डोमेस्टिक स्पेस। दे शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग एविटेड एंड फ्रॉम द शेयर हाउस होल्ड। मतलब जो कानून ऐसे होना चाहिए कि जो लॉ, वो जो वुमेन है वहाँ जो रहती है डोमेस्टिक, उनको स्पेस मिलना चाहिए, शेयर डोमेस्टिक स्पेस, और उनको जो भी उनके साथ प्रॉब्लम हो रही है उसके साथ उनको प्रोटेक्शन भी दिया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। व्हाट अबाउट सम मॉनेटरी रिलीफ, और वो उन लोग कह रहे हैं कि कुछ पैसे भी उनको मिलने चाहिए, है ना, उनको पैसे भी मिलने चाहिए। द वुमेंस मूवमेंट वांट द न्यू लॉ ऑन डोमेस्टिक वायलेंस। अब जो औरतें जो मूवमेंट में शामिल थी वो चाहती थी कि न्यू लॉ बने। द गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस इट इन अ पार्लियामेंट। अब वो चाहती थी ये जो हम बिल दे रहे हैं, पास कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो इसको कहाँ जाना चाहिए, पार्लियामेंट में जल्दी जाना चाहिए। दिस बिल हैज़ नोन ऑफ व्हाट वी हैव बीन सजेस्टेड। मतलब अब देखिए, ये हो गया। उसके बाद फाइनली द बिल कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ, 2002 में पार्लियामेंट्री में इंट्रोड्यूस हुआ। लेकिन अब ये महिला कह रही है इसमें तो कुछ भी नहीं है जो हमने सजेस्ट किया था, जो चीज़ें हम सजेशन दे रहे थे वो ये इस बिल में तो कुछ भी नहीं है।
वी मस्ट अपोज द बिल इन दिस प्रेजेंट फॉर्म। अभी जिस तरीके से ये बिल पास वहाँ पे बिल पेश किया गया है पार्लियामेंट में, ये तो वो चीज़ें कंडक्ट ही नहीं करता है जो हमने बोली है। तो हमें इस बिल को क्या करना होगा, अपोज करना होगा। वो कहती हैं लेट्स हैव अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब वो कहती हैं कि चलो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। वी कुड ऑल्सो स्टार्ट ऑनलाइन पिटिशन, और हम लोग इसका ऑनलाइन पिटिशन भी स्टार्ट करते हैं। और सेवरल वुमेंस ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल कमीशंस फॉर वुमेन मेड द सबमिशन टू द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। अब देखिए इन्होंने, इतने सारे लोगों ने सबमिशन किया कहाँ पे, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में। esteemed members of the parliamentary standing committee, the present bill must be changed. We do not agree with the definition of domestic violence being proposed. अब वो कह रही हैं कि उन्होंने अपोज किया, तो वो कह रही हैं कि इस बिल को हमको क्या चाहिए, चेंज चाहिए, क्योंकि ये तो वो डेफिनेशन ही नहीं दे रहा है कि डोमेस्टिक वायलेंस बिंग वो क्या है। तो द लॉ नीड्स टू बी प्रोवाइडेड फॉर द टेम्प्रेरी कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रेन। और वो ये चाह रही थी कि जो लॉ है कि उसको कस्टडी भी मिले, बच्चों की भी कस्टडी मिले। एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस इन अक्टूबर 2006 में व्हाट इज इन दिस न्यू लॉ। अब बोले कि ये न्यू लॉ में क्या है। दिस लॉ इज़ अ फर्स्ट इन द रिकॉग्नाइज अ वुमेंस राइट टू अ वायलेंस फ्री होम। उनको वायलेंस फ्री होम चाहिए। एंड प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशंस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। इसमें सब कुछ था। This is a civil law aimed at the providing relief of the millions of the women। अब इससे क्या हुआ कि बहुत सी औरतों को रिलीफ मिला, इंक्लूडिंग द वाइफ्स, मदर, डॉटर्स एंड द सिस्टर्स अफेक्टेड बाय द वायलेंस इन देयर होम। जो जिनको बहुत सारा वायलेंस सहना पड़ता था घर में, उनको बहुत रिलीफ मिला। इन दिसंबर 2002 द स्टैंडिंग कमेटी सबमिटेड इट्स रिकमेंडेशन टू द राज्य। अब देखो जो 2002 में स्टैंडिंग कमेटी ने सबमिट किया रिकमेंडेशन, कहाँ, राज्यसभा में। एंड दिस वीआर ऑल्सो टेबल्ड इन लोकसभा, और लोकसभा में भी आया। द कमिटीज़ रिपोर्ट एक्सेप्टेड मोस्ट ऑफ द डिमांड्स ऑफ द वुमेंस ग्रुप। उसमें बहुत सारी जो डिमांड्स उसको मानी गई। फाइनली द न्यू बिल वाज री इंट्रोड्यूस, और फिर एक नया बिल को री इंट्रोड्यूस किया गया। कब, पार्लियामेंट में 2005 में। फिर से न्यू बिल को जब 2005 में न्यू बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, री इंट्रोड्यूस आफ्टर बीइंग पास्ड इन द बोथ हाउस। जब फिर दोनों बिल में दोनों सहमति हुई दोनों सभा की, उसके बाद फिर प्रेसिडेंट के बाद भेजा गया उनके अप्रूवल के लिए फॉर हिज एसेंस। द प्रोटेक्शन, फिर द प्रोटेक्शन फॉर, ये आपको याद रखना होगा, द प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस केम इनटू द इफेक्ट इन 2006 में, ये इफेक्ट में आया। क्लियर। अब देखते हैं यहाँ क्या बोल रहे हैं। अभी आम चर्चा हो रही है उनकी। दिस लॉ इज़ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप बिकॉज इट रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ द वुमेन टू लिव इन द शेयर होल्ड हाउस होल्ड। वुमेन कैन गेट अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फर्दर वायलेंस। उनको प्रोटेक्शन दिया गया, उनको मॉनिटरी रिलीफ भी दी गई, है ना, ताकि वो मेडिकल कॉस्ट और एक्सपेंसेस को वो दिए अलग हो जाती हैं, तो है ना, एक्सपेंसेस उनको मेडिकल कॉस्ट के लिए। नाउ बिगिन्स द अनदर लॉन्ग जर्नी। येस, नाउ द गवर्नमेंट हैज़ टू इंश्योर दैट दिस। अब एक और जर्नी, अब तो कानून तो बन गया, लेकिन गवर्नमेंट को ये भी इंश्योर करना होगा कि जो कानून बना है उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाए, उसको इन्फोर्स भी किया जाए, है ना। सिर्फ कानून किताबों में ही नहीं होना चाहिए, उसको लागू भी होना है। तो ये बहुत बड़ा जर्नी है वो कह रही हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, इसको देख लेते हैं। एज द एबव एग्जाम्पल शोज द रोल ऑफ द सिटीजन इज़ अ क्रूशियल इन हेल्पिंग पार्लियामेंट फ्रॉम। देखो अब कितना बड़ा रोल जो था, सिटीजन्स जो थे उन्होंने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। पार्लियामेंट फ्रेम डिफरेंट कंसर्न ऑफ द पीपल माइट हैव इनटू द लॉज फॉर इस्टेब्लिशिंग द नीड फॉर ए न्यू लॉ टू बीइंग पास्ड at every stage the process the voice of the citizens is a। मैंने वही बताया कि ये जो चीज़ें थी कि किस ग्रुप में क्या ग्रुप वाले सोसाइटी में बातें कर रहे हैं, वॉइस ऑफ सिटीजन्स जो वो प्रोटेस्ट है, और जो मीडिया है रोल प्ले करता है, न्यूज़पेपर, टीवी रिपोर्टर्स जो प्ले करते हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। ब्रॉडकास्टिंग ऑल ऑफ विच विल help in making the work of the parliament thus more accessible and transparent।
तो ये क्या है, इससे क्या है, बहुत ट्रांसपेरेंसी से काम होता है। तो ये था। इसके बाद हम अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अच्छे से बुक को रीड आउट कीजिए।